बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ एज और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, गुज़श्ता रोज बजट पेश किए जाने के बाद ऑपोजिशन की जानिब से जहां इस बजट को मुस्तरद किया गया है, वहीं अब इस बजट में लिए गए कुछ फैसलों पर सवालात भी उठाए जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा सवाल अरकान पार्लियामेंट और सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफे से मुतल्लिक किया जा रहा है। और आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर असेंबली और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट समेत अरकान असेंबली की तनख्वाहों में जो एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, कई गुना इजाफा हुआ, उस पर वजीर खजाना से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जनाब ये सारी चीजें जो है बहुत अरसे से पाइपलाइन में थी। आप ये भी तो देखिए कि लास्ट टाइम उनके इंक्रीमेंट कब लगे थे। उन्होंने मजीद क्या कहा है, जरा सुन लेते हैं जी। चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की सैलरी 2,05,000 से बढ़ा के 21.5 लाख रुपए महीना है। सर, क्या अखलाकी तौर पे कोई जवाज है जहां एक तरफ 20,000 सैलरी नहीं मिलती किसी को, दूसरी तरफ एकदम 2,50,000 से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए बनती है? सर, आखिरी दफा वेदर इज मिनिस्टर्स, वेदर स्टेट मिनिस्टर्स, वेदर इज पार्लियामेंटेरियंस, उनकी सैलरीज को कब एडजस्ट किया गया? लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016। आज 2025 है। गवर्नमेंट के मुलाजमीन, प्राइवेट सेक्टर मुलाजमीन, उनका 10% होना चाहिए, 15% होना चाहिए, 20% होना चाहिए। तो इन पार्लियामेंटेरियंस का भी अगर आप हर साल कम से कम और कुछ नहीं तो थ्रू द साइकिल इन्फ्लेशन को अगर आप देखें 5, 5.5, 6%, अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना होती। ये एकदम वाली बात उस वक्त होती है जब 9 साल तो से ये कुछ वो चीज वजारतें हैं जिसपे कल के रोज तो कतराते रहे, लेकिन आज कुछ वजारतें सामने आई हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये वजारतें ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगी। उधर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा की जानिब से अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे पर तबसरा किया गया है। उन्होंने क्या कहा है जी, सुन लेते हैं। अपोजिशन ने तो कह दिया कि जनाब एहतजाज ही वाहिद हाल है, एहतजाज के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो बजट से पहले IMF की जानिब से कुछ शराइत आयद की गई थी। उन शराइत पर हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए और बजट को 2 जून के बजाय 10 जून तक मुलतवी भी किया गया, जिससे खदशा पैदा हुआ कि बजट IMF की शराइत के मुताबिक होगा या नहीं। इस हवाले से आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खजाना से सवाल भी किया गया और बजट IMF की शराइत के मुताबिक बनाया गया है या अभी IMF से मजीद मुज़ाकरात होंगे, ये कहा गया। तो उनकी जानिब से इस पर क्या जवाब दिया, ये भी सुन लेते हैं जी। सारी मेजर्स के साथ क्या ये IMF से क्लियर्ड हैं? अब इसके ऊपर मजीद कोई एडिशनल चीज़ें नहीं होंगी या IMF के साथ अभी ये आज जो बजट पेश हुआ, जो आज से 10 दिन बाद पास होगा, उसमें एक डिफरेंट बजट होगा? IMF के साथ तो देखें हमारा ऑनगोइंग दीज नंबर्स, ये जो बजट के नंबर्स हैं, दीज नंबर्स आर लॉक्ड विद IMF। तो ये जवाब भी आपने सुन लिया है। तो एक तरफ बजट पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो दूसरी जानिब PTI इस बजट को तारीख का भोंगा तरीन बजट करार दे रही है। और आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाद वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर ने बजट पर और PTI के एहतजाजी तारीख पर क्या तबसरा किया है, वो भी सुनते हैं। बजट इन्होंने पेश किया है, इससे भोंगा बजट आज तक पाकिस्तान की तारीख में पेश नहीं। अगर हुआ भी है तो इन्होंने ही किया होगा। ऐसा अजीब बजट है, ये आपके सामने आ जाएगा। और जो हालात इन्होंने बना दिए हैं, इन हालात के ऊपर मैं समझता हूँ, जिस तरह हमने ऐलान किया है कि इंशाल्लाह हम दोबारा तहरीक के जरिए ये नाउमीदी के बाद कि यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं है, हम खुद ही सड़कों पे आईनी अपना हक रखते हैं और इंशाल्लाह अपना इंसाफ। तो इसके अलावा प्रोग्राम में दीगर गुफ्तगू भी करेंगे दीगर टॉपिक्स पर, जिसमें आज पैटर्न इन चीफ PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौती दरख्वास्तों समाअत होनी थी, जो कि जस्टिस मोहम्मद आसिफ के रुखसत होने पर यह ना हो सकी और समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। और इस मौके पर PTI की जानिब से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर एहतजाज भी किया गया है। अलीमा खान ने खदशे का इजहार किया कि इस केस को सितंबर तक ले जाने की कोशिश की गई है और ये कोशिश की जा रही है। उन्होंने पैटर्न चीफ PTI की जल्द रिहाई पर तबसरा करते हुए कहा है कि जो लोग जल्द रिहाई की बात कर रहे हैं वो पैटर्न चीफ का तमाशा बना रहे हैं। मजीद उनका क्या कहना था, आप भी सुनिए। ये कौन कह रहा है? आइंदा अगर किसी ने आके कहा, मैं नाम लेकर बताऊंगी, किसी ने कहा खुशखबरी सुनाने लगे इमरान खान की रिहाई की, ये जान के सुनाई जा रही है, ये जान के तमाशा लगा रहे हैं इमरान खान। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जहां अलीमा खान पैटर्न चीफ की जल्द रिहाई की बातें करने वालों से शिकवा कर रही, वहीं पर PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खुद पैटर्न चीफ की जल्द रिहाई की खबर दे रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा इस हवाले से, वो भी जरा सुनिएगा। सारे बड़े लोगों को कहता हूँ, बड़े बड़े हौसले रखो, बड़े बड़े दिल रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से, आगे बढ़ो। खान साहब की रिहाई अब अगली तक चली गई है। हाँ देखो, नहीं इंशाल्लाह ताला जल्दी होगी। तो फिर जनाब, क्या बैरिस्टर गौहर खुद पैटर्न चीफ की जल्द रिहाई से मुतालिक बातें करके उनका तमाशा बना रहे हैं? इस हवाले से बैकडोर कोई बातचीत चल रही है, ये भी खबरें आ रही हैं। PTI एक तरफ अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे पर सवाल उठा रही है, लेकिन उनके अरकान तनख्वाहों में इजाफे से मुस्तफीद भी हो रहे हैं और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हमने दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान से ये बात भी की, उनसे पूछा भी, लेकिन वाएं बाएं शायद
क्या इस बजट में वाकई आम आदमी पर कोई इजाफी टैक्स का बोझ नहीं डाला गया? इन तमाम सवालों के जवाब देंगे आज के मेहमानों से। हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक अजहर सदीक साहब, माहिर मईशत पानी और बिजली अरशद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और नदीमुल हक माहिर मईशत ये भी हमें आगे चलकर ज्वाइन करेंगे। अरशद अब्बासी साहब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे जानते हैं, क्योंकि बहुत से इकोनॉमिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक काइंड ऑफ लॉलीपॉप है, ये जो शराइत थी कड़ी IMF की उन पर इंप्लीमेंट करवाना जरूरी था। तो ये जो बजट है ये अवाम दोस्त नहीं बल्कि अवाम पर एक कुल्हाड़ा चला दिया गया है, जितने टैक्सेस लगा दिए गए। अच्छा साहब, समझते हैं कि ये बजट में कोई रिलीफ नजर आ रहा है आपको? अवाम दोस्त बजट आपकी नजर में अभी तक जितना भी इसको स्टडी किया आपने? हमजा, पहली तो बात ये कि ये जिस तरह पहले के बजट से आते रहे पाकिस्तान में, उसी तरह ये भी बजट है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में कि हार्ड हिट किया इन्होंने वो एनर्जी सेक्टर को किया है। वो किस तरह के, जैसे नेट मीटिंग को कम ला रहे हैं, फिर सोलर पैनल्स के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में आगे वो बंदा जो कहते हैं ना क्लचेज़ हैं पाकिस्तान में पावर सेक्टर के, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की जो इनकॉम्पिटेंस है या नपरा की है, हमें लेनी पड़ेगी वो बिजली जो ग्रिड से तकरीबन 46,000 मेगावाट हो गई है, लेने वाला कोई नहीं है। हर आदमी पाकिस्तान में जिसको भी सोर्सेज अवेलेबल थे, चाहे गरीब से गरीब आदमी था, उसने इस सिस्टम से एक आज़ादी हासिल करने के लिए सोलर की तरफ गए। और देखिए, गरीब से गरीब बंदा जिसने शायद मेरे ख्याल में अपने जानवर या मवेशी बेच के, अपनी बीवियों का जेवर बेच के उन्होंने एक काम किया, सोलर की तरफ गए हैं। अब उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, यानी ये रास्ता भी बुला के आ गया। और एक बात इस बजट में जो मुझे नज़र आ रही है बड़ी सीरियस, चूँकि मैंने नैब में काफ़ी टाइम गुजारा है, देखिए पूरे पाकिस्तान के लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि काश इसके बजाय जो वहाँ पर टैक्स लगाने के बजाय अगर आज पाकिस्तान में कमिटेड पॉलिसी हो कि देखें ज़ीरो टॉलरेंस फॉर द करप्शन, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये टैक्स लोगों पे लगाने पे ये ऐसा ना होता कि एक आम आदमी मुझे बताएं कि 50,000 जिसकी सैलरी है उस पर कितना टैक्स लगेगा, अब 1 लाख है उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, अब वो तो जोक चल रहे हैं जो बैंक के पास से गुजरेगा उसके पे भी टैक्स लगेगा। ऐसी बातें करना शायद ज़रूरत ना पेश आती, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो सबको पता है कि टुवर्ड द करप्शंस कोई हार्ड या सॉलिड नहीं है। पर लेकिन यहाँ मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, वो ये कि मैं अभी ईद के दिनों में अपने गांव में था और एक आम बात जो चल रही है वो एक चल रही है कि देखें जी, बात ये है कि ये जो भी कुछ करना है ये फौज नहीं करना। और ख़ुद मैं आपको एक बताऊं कि जितने भी इस ईद के मौके पे जितने भी फेडरल मिनिस्टर मिलते हैं या फेडरल सेक्रेटरी मिलते हैं, वो एक ही बात कहते हैं, देखिए हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, बजट भी वही बनाते हैं। ये परसेप्शन इन्होंने इतनी गहरी कर दी है ऑफ द रिकॉर्ड कि ये अपने ऊपर ये वो कहते हैं ये बर्डन नहीं ले रहे, ऑनरशिप नहीं ले रहे। इसलिए ये एक बड़ा एक ख़तरनाक सिग्नल है जो शायद कोई बता नहीं रहा, टॉप मैनेजमेंट को, फील्ड मार्शल को नहीं बता रहा। मैं आपसे बड़ी स्ट्रेट बात करूंगा कि जरा देखें कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, कि इस बजट के ऊपर सब लोग जो एक बात आदमी कर रहा है, और इवन इनके अपने, मैं नाम नहीं लेना मुनासिब नहीं है, मैं इवन 3-4 फेडरल सेक्रेटरी से मुलाकात ईद पे हो ही जाती है, फेडरल मिनिस्टर से भी, जब वो ये कहते हैं जी हम तो बनाते नहीं, ये तो बनी बनाई चीज़ रेडीमेड आती है, हम इसमें क्या करें। मेरे ख्याल में ये बड़ी दुख की बात है। दुख की बात इसलिए है कि हुकूमत भी आप कर रहे हैं, आप सैलरीज भी इतनी, आपने जैसे अपने इंट्रो में कहा कि इतनी ज़्यादा सैलरी ये लोग जैसे चेयरमैन सेनेट हैं, स्पीकर्स हैं, काश वो बातें उस वक्त कहते जब ये इलेक्शन कंपेन कर रहे होते हैं, जब कहते हैं हमारा जान मान हमारा माल आवाम के लिए हाजिर है। किसी एक बंदे ने भी वॉलंटियरली अपनी सैलरी में से विड्रॉ नहीं किया। और उस मुल्क में जहां आप बाहर निकल के देखें, आपके सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी क्या है, 20,000 25,000, 12 घंटे ड्यूटी। अब वो क्या करेगा? इससे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पैदा होती है। कैसे होती है? जब एक बंदा अपने बच्चों को आपको 3 वक्त खाना नहीं दे सकते तो क्या करेंगे? आप मुझे बताएं, इस गवर्नमेंट में से किसी, मैं कहता हूँ IMF के बंदों को लेके आए, कहेंगे ज़रा 25-30 हज़ार में से एक फैमिली का बजट तो बना के दिखाएं, कैसे ही मुमकिन हो सकता है? फिर बिजली के बिल, जिसका अपना मीटर लगा हुआ, बिजली का बिल कहाँ जाएगा? मैं हमजा आपके नहीं हमजा एक बात सुनिए, किस कैलकुलेशन के तहत जो है, नहीं हमजा जी हमजा मैं एक छोटी बात बताऊँ। अभी इन्होंने कहा कि जी हम सरचार्ज लें, देखिए जी सर्कुलर वैसे का वैसा है, बड़ी इन्होंने एफर्ट्स की,
मैं नहीं कहता उस पर कोई, शायद मेरी भी कोई 30 साल का एक्सपीरियंस है, हमने भी जितना भी बता सकते थे बताया, लेकिन वैसे नहीं हुआ। मैं अभी भी कहते हैं ये 15% सरचार्ज लगेगा, तो मुझे अफसोस ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतना पैसा कैंपेन पे लगाया कि देखें हमने बिजली की रेट कम किया, अब उसका क्या बनेगा। मुझे ज़्यादा उनके मुतल्लिक फ़िक्र होती है कि उनके जो अपने अल्फाज हैं वो अल्फाज कहाँ पे जाएंगे, क्या असर होगा, एक बात। और दूसरी बात देखिए, एक बात बताऊँ, हमने सब ने मरना, हम तो कहते हैं हम तो मुसलमान हैं, हम दुनिया में सबसे पहले नंबर 1 हम वैसे क्या जवाब देंगे, ये लॉलीपॉप नहीं ये क्या है। कोई एक बंदा, किसी एक बंदे से बात करके देख लें कि ये आवाम सर ठीक है, पॉइंट आ गया सर इनके सारे इसके ये इन सवालों के जवाब भी तो हमने लेने हैं ना। उनके लिए हमने अली गौर साहब को भी मदऊ किया हुआ है, जरा उनसे जान लेते हैं कि ये जो बुलंगो बांग दावे किए गए थे, एक पूरी कैंपेन चलाई गई, अखबारात के पूरे सफात भरे हुए थे जहां पर कहा गया कि बिजली 7 रुपए से ज्यादा सस्ती कर दी गई, और एक पूरी कैंपेन चलाई, उसका क्या बना? क्योंकि अब तो बिजली पर भी बिजली बॉम्ब गिरा दिया गया, पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, सोलर पर टैक्स लग गया, बेसिक नीड्स जो हैं अब वो भी महंगी होने जा रही, तो ये किस तरह आवाम दोस्त बजट हो सकता है? अली गौर साहब, क्या ख्याल है आपका? इकोनॉमिस्ट तो यही कह रहे हैं कि जनाब ये सिर्फ और सिर्फ टैक्स इकट्ठा करने के लिए बजट बनाया गया है, इसमें अवाम की भलाई का कोई भी अंसर नहीं है। अगर आपकी नजर में सर कोई है तो हमारे साथ भी शेयर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि कुछ चीज़ों को मैं समझता हूँ कि वो जिस तरह से बयान किया जा रहा है, हकायक उससे मुख्तलिफ है। देखें, वैसे तो अगर हम कंपैरिजन करें कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त महंगाई की क्या शरह थी, वो 30% से भी ऊपर चली गई थी। हालांकि इसके बरक्स जब 2018 में हमारी उस वक्त पीएमएलएन की गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी तो वो सिंगल डिजिट में 4% पर थी। लेकिन चलें, पुराना कंपैरिजन नहीं करते, एक साल पहले के कर लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि महंगाई की जो शरह थी एक साल पहले वो 26% थी और अब 4.7% है। ये फिगर मेरे सामने हैं जो लिखे हुए हैं, जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक हैं। इसके अलावा जो हमारा एनुअली जीडीपी का खसारा था वो 3.7 से कम होकर 2.6 पर आ गए। इस वक्त जो हमारी पूरी मईशत का हुजम है वो 372 अरब डॉलर से जो है वो 411 अरब डॉलर पर आया। अच्छा बलोच साहब, हमने ये फैक्चुअल फिगर सर हमारे तक भी पहुंचे, हमने ये देखा और हमने तारीफ भी की, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। लेकिन बलोच साहब, सिर्फ सवाल ये है कि ये फैक्चुअल फिगर का हमने क्या करना है जब इसके असरात जो हैं, इसके फवायद जो हैं वो आम आदमी तक, निचले तबके तक ना पहुंच सके। उनके लिए तो दाल और रोटी का सवाल है, वो अभी भी उसी तरह महंगी है, तो फिर हमने ये ऊपर के लेवल पर महंगाई खत्म करके क्या करना है? मेरी नहीं, देखिए, जो सही बात होगी, जो बात सही होगी उससे मैं इत्तेफाक करूंगा, लेकिन जो गलत प्रोपेगेंडा उससे नहीं। पहली बात तो ये है, सोलर के ऊपर जो आप टैक्स की बात कर रहे हैं वो सोलर पर उस तरह से टैक्स नहीं लगा। सोलर के ऊपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारी अपनी सोलर की जो इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करने के लिए कुछ इंपोर्ट्स पर टैक्स लगा है, लेकिन वो भी सारी आइटम पर नहीं लगा और उसमें भी फर्क है। दूसरी बात ये है कि जो आप रोटी की कीमत कर रही, पाकिस्तान की तारीख का जो इस वक्त आटा है वो एक कम सतह पर है, बल्कि यहाँ पर कहीं कहीं किसान बात करते हुआ नजर आते हैं कि हमें गंदम की कीमत सही नहीं मिल रही। तो मैं समझता हूँ कि अगर जिस तरह से ये 35% तक ये महंगाई छोड़कर गए थे और पाकिस्तान की मईशत का दिवालिया निकाल के गए थे, अगर वही हालात रहते तो आज रोटी आपको 100 रुपए की भी नहीं मिलनी थी। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि इस वक्त भी आम आदमी कम से कम अपना आटा खरीद सकता है और जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो भी जिस तरह से इन्होंने बुरकस निकाला था उससे कहीं बेहतर हो चुकी है। खास तौर पर जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है और जो उनके ऊपर इनकम टैक्स के स्लैब्स थे वो कम किए गए और वो भी बात बहुत सारी सतह पर कम किए गए हैं। उनकी भी एक लंबी सारी लिस्ट है, वो पढ़ के सुनाना तो मुश्किल हो जाएगा, तो वो भी कम किया गया है। जाहिर है हमारे जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है वो जाहिर है टैक्स पे करते हैं, जाहिर है उनकी सैलरी से कटता है, तो उनको उनका ना सिर्फ तनख्वाहों में इजाफा किया गया बल्कि जो इनकम टैक्स कटता था उसकी स्लैब में भी कमी आई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई बैलेंस, हाँ ये एक हकीकत है। वो IMF जिसके ये शोभ ताज करके गए, जाती दफा जो खुद अपने किए हुए मुआहदे तोड़ के गए, जाती दफा ये कह के गए कि जनाब हम तो माइंस बिछा कर जा रहे हैं और पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है।
आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान माशी तौर पर बेहतरी की तरफ जा रहा है और डिफॉल्ट वाली भी कोई बात नहीं है। इनके वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हुए जो इन्होंने झूठ बोले थे। चलें, डिफॉल्ट का इन्होंने नारा लगाया था सर, उनसे भी जरा पूछ लेते क्या पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है। बच गया उन गढ़ों से गिरने से। ठीक है अली गौर साहब, आपका पॉइंट आ गया। अजहर सदीक साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, वो काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। अजहर साहब, एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज कर रही है, वो कह रही है कि हम बजट को मुस्तरद करते हैं, ये अवाम दुश्मन बजट है, ये अवाम का गला घोंट देगा, महंगाई का तूफान आएगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन ऑन दी अदर हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने जो अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 600% इजाफा किया है, वो चीज़ें भी साथ साथ, वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी साथ साथ आपके पार्लियामेंटेरियंस लिए जा रहे हैं। तो फिर ये दोगली पॉलिसी क्यों? अवाम को दिखाने के लिए उनका दर्द रख रहे हैं, उधर से पैसा भी लिए जा रहे हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो ये अवाम कुछ जैसे एटम बम नहीं चलता, ये अवाम कुछ बजट है और पाकिस्तानी तारीख का इससे बदतरीन बजट नहीं हो सकता। गोरख धंधा किया। एक छोटी सी बात आपके सामने रखूं, इन्होंने ग्रोथ दिखाई है आखिरी 5.6, तो अगली ग्रोथ तो 7 होनी चाहिए। इन्होंने वो 4.2% क्यों दिखाई? ये बताने के लिए फ्रॉड है और ये पर्चे होने चाहिए लोगों के खिलाफ। ये झूठ बोलते हैं, ये जो आज फीका लगना चाहिए लोगों के खिलाफ कि जो बैठकर ये सारी बातें करते हैं। और सूरी तौर पर तो ग्रोथ 7% के करीब आनी चाहिए। जरा गौर करें, बता रहे हैं कि पता नहीं क्या दूध की नहरें बिछा दी हैं। कौन सी नहरें बिछाई हैं? अगर को माइंड बिछाई थी तो यार पर्चे दर्ज कराते हमारे खिलाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिरबान से पकड़ के नीचे लेके आते आप कि जनाब ये करके गया। वो जुबानी कलामी बातें छोड़े आप। अच्छा, बता रहे हैं जी डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में आ गई है। यार ये गोरख धंधा भाई। बता दें, आम आदमी यानी खते गुर्बत से जो आपके सामने जो फिगर्स आए हैं, गौर करें कितने लोग जा चुके हैं। 7 लाख अपना बता रहे हैं कि अपना मुल्क से बाहर ब्रेन ड्रेन हो गया। 2.2 ट्रिलियन का किसान को नुकसान हो गया है। इस दफा 30% जो है जानवर हैं कुर्बानी के, वो कम खरीदे गए हैं। जो मैं नहीं कह रहा, ये मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई फिगर जारी नहीं की है। और आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कहाँ ले गए हैं? किस लिए भी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी? पेट्रोल गरीब आदमी इस्तेमाल करता है। आप अंदाजा तो लगाए 60 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। हमने नहीं लगाई थी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, हमने नहीं सेल टैक्स इतना लगाया था। अच्छा, और कमाल की बात है, वो बेचारे जो चूजे हैं वो फीड खाते हैं और उस पर फर्दर टैक्स लगा दिया पकड़ के। और उसके अलावा सोलर पे यार आजकल एक गरीब आदमी भी कोशिश कर रहा है कि बिजली का बिल दिया नहीं जाता, सोलर खरीद ले। वो 30-40 हजार में खरीद के कम से कम महीने का बिल बचाता है। लेकिन क्या कर दिया आपने पकड़ के? कोई एक जगह बता दे। अच्छा, हमें बताया जा रहा है तनख्वाह। अच्छा, वजीर खजाना साहब पता नहीं कुछ ज्यादा आसमान से ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आ गए हैं, वो बता रहे हैं कि जनाब इतने से बढ़ी 600% तनख्वाह यार। 6% के हिसाब से हर साल भी बढ़ाएं, 6% से, तो 100% नहीं बनती। गरीब आदमी की तनख्वाहें जो है पिछले सालों से लेकर आज तक आ जाए 600 यानी। और शर्म नहीं है, ढिठाई के साथ कहते हैं। अच्छा, और वो कौन है? वो सारे अशराफिया के लोग हैं। स्पीकर आ जाए, मैं घर दिखा देता हूँ स्पीकर नेशनल असेंबली का लाहौर के अंदर, उनके नौकर चाकर स्टाइल दिखा देता हूँ। अपना हमारे चेयरमैन सेनेट का देख लें। मैं तजवीज दे रहा हूँ अपने MNA MPS जितना भी है कि वो मत आए, लेकिन वो क्या करें कि तनख्वाहें वापस थोड़ी आप कर सकते ना, किसी कॉन्टेक्स्ट के हवाले से आ जाए। असूली तौर पर ये है कि मैं तजवीज दूंगा कि इस बजट को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पास ना कराए। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ ना हो इनके, ये बजट पास ही नहीं हो सकता। और ये झटका लगना चाहिए इस हुकूमत को। और मसला क्या है? अजहर साहब, मुझे जरा क्विकली ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो अभी अजहर साहब आपने कहा है कि तनख्वाहों पे जो वजीर खजाना ने कहा है और ये बातें की है, तो मजा तो तब आया ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन जो है वो इनकार कर दें कि जनाब हम ये तनख्वाहें नहीं ले सकते, ये अवाम का हक है, पहले अवाम को फैसिलिटेट करें। लेकिन एक तरफ ये पार्लियामेंटेरियंस पैसे भी ले रहे हैं, दूसरी तरफ तनकीद भी जारी है। तो मीठा मीठा हाथ कड़वा कड़वा थू थू वाली चीजें जो है वो यहाँ पर नहीं चलेंगी। अवाम अब जानती है, अवाम अपना हक लेना जानती है। इस पर फर्दर बात करते हैं, ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। बात हो रही है बजट 2025-26 को लेकर, जहां पर हुकूमती मौक़िफ़ भी हमने जाना, माहिर मईशत की बातें भी हमने सुनी कि किस तरह से वो बता रहे हैं कि ये गोरख धंधा है, ये फैक्ट एंड फिगर पे जो बातें की जा रही है इसमें कोई अवाम के हक में कोई भी चीज़ अभी तक उन्हें नजर नहीं आई। दूसरे एंड पर हमने अपोजिशन की बातें भी सुनी। अपोजिशन जो है वो तनकीद का निशाना बना रही है अभी भी हुकूमती अरकान को। इस सारी सूरत हाल में अगला सवाल अरशद अब्बासी साहब से लेते हैं कि भाई साहब, आज पोस्ट बजट ब्रीफिंग में जो IMF के वाले से, जो शराइत के वाले से सवाल किया गया था, तो वज़ीर ख़जाना ने कहा कि IMF की तमाम शराइत के मुताबिक ये बजट बनाया गया है। लेकिन माजी में ऐसी मिसालें हमें मिलती हैं अब्बासी साहब के मिनी बजट भी आते हैं, हमने देखे कि जब उन शराइत पर अमल दरामद ना हो तो मिनी बजट के सहारा लिया जाता है, फिर से अवाम का ही खून निचोड़ा जाता है। तो आप लगता है कि अभी तक ये जो बजट की चीजें सारी सामने आई हैं, इसके बाद मिनी बजट की भी कोई तवक्को, कोई इस तरह का खतरा मंडला रहा है? हमजा, चूंकि प्रोफेशनली मैं एक इंजीनियर हूँ और इंजीनियर सिर्फ बात करता है वो हार्ड फैक्ट्स की जो कि दुनिया में माने जाते हों। आपको पता है, एक हफ्ता पहले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर की सतह से कितने लोग कम हैं? 45%, यानी आधी हमारी आबादी वो गुर्बत की लकीर से नीचे है। गुर्बत की लकीर को वर्ल्ड बैंक ने कैसे डिफाइन किया हुआ है? जिसकी इनकम $10 यानी 3000 से भी कम हो। अब हमजा देखिएगा, अलीगोर साहब भी मैं उनको भी दावा दूंगा कि ज़रा 2020 में देखिएगा कि 24% लोग सतह ये जो गुर्बत की लकीर है इसकी सतह से 24% कम थे, आज 45% है। ये कितने अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की आधी आबादी, हम दुनिया में गरीब 3 मुल्कों में भी शुमार होने लगे। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। अगर वर्ल्ड बैंक गलत कह रहा है तो गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करे, जी आप गलत बात कर रहे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा एक और दिलखराश बात करूँ कि इसके लिए हाल ही हमेशा निकाला जा रहा है काफ़ी अरसे से कि जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, देखें हम लोगों वहाँ पैसे देते हैं ताकि गरीब लोगों को ये पैसे दें। मैं आपके प्रोग्राम में एक ऐसी बात करने लगा हूँ कि मेरे ख्याल में जो भी सुनेगा वो अपना कलेजा थाम लेगा। एक NGO है, उसके हेड ने आज से एक काम किया है, उसी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, कोई 5 बिलियन का, और मेरे ख्याल में काम वो सारा फ्रॉड था, फ्रॉडलेंट डिक्लेयर्ड हो गए, कोई 10 करोड़ का भी काम नहीं किया, 5 अरब क्लेम करके पैसे जेब में डालिए। वही बंदा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर है अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, इसके बड़े कंप्रोमाइज़ होते हैं कि कोई फ़लाँ बंदा नाराज़ न हो जाए, कोई फ़लाँ नाराज़ हो जाए। लेकिन इसी नाराज़गी में क्या हो गया, इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। एक दूसरा, आपने मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊं कि असल इशू पाकिस्तान का क्या है सबसे ज़्यादा, वो है पावर सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर। देखिए, मेरा बड़ा टफ टाइम गुजरा है इसमें नैब में। मैं आज आपको बताऊंगा, मैं कहूँगा अलीगोर आप MNA ये सवाल उठाएं, पाकिस्तान में जब तक ओगरा है, नेपरा है, ये जो 2 रेगुलेटर हैं, इनमें जो लोग बैठे हुए हैं, आप यकीन करें कि इतना नुकसान हमें मोदी ने या इंडिया ने 5 जंगें हुई हैं नहीं पहुँचाया जितने 2 इदारे ये पहुँचा चुके हैं। अब देखिए, आज से महीना पहले खबर थी कि चेयरमैन नेपरा ने कहा जी मेरी तनख्वाह होनी चाहिए 35 लाख, शायद 35 लाख कर भी दी है। ये भी देखिए इस मुल्क में कि वो मेंबर कितने जी, 30 लाख। तो एक बात जो आपके जो सुनने वाले हैं सारे पाकिस्तान को उन्हें बताएं कि ज़रा ये पता करें ये लोग कहाँ से आए हैं। ये इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। और मैं आपको बताऊँ, आज आप जो बात होती है जंग की इंडिया के साथ, इंडिया की एक ही काम हो, एक ही उनकी फॉर्म है कि हमने पाकिस्तान के साथ इकनॉमिक वारफेयर करनी है, इसलिए इंडस वाटर ट्रीटी पे उन्होंने ट्रीटी सस्पेंड की है। एक ही उनका एजेंडा है कि पाकिस्तान को हमने घुटनों के बल के पर लेके आना है। आपने कहीं मोदी की स्पीच भी सुनी होगी, और अभी भी उसकी 4 दिन पहले की थी कि हमने पाकिस्तान को इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर नीचे लेके आना है। हमजा, बात सुनिएगा, देखिए मैं एक जो भी बात कहूँगा मैं अकाउंटेबल हूँ, कोई बंदा मुझे उठा के कल सू कर सकता है कि तुमने बात सही गलत की है या गलत की है। बल्कि आप यंग आदमी है, देखिए अब दुबई में देखें बजट कैसे बनते हैं भाई, ये तो सारे मोबाइल पे, ये देखें स्पेंडिंग है, आप माशा खुद अर्न करते हैं, अपने घर का खुद बजट बनाते हैं। क्या चीज़ है, आप बेहतर बजट बना लेते हैं, आप तो किसी से कोई कर्जा नहीं लेते, लेकिन ये लोग कैसे बनाते हैं। असल एक और चीज़ भी होगी, हमारा ब्यूरोक्रेटिक्स जो क्लैप्स आया, वो क्लैप्स इतना खौफनाक आया है कि हम सही तरीके से बजट भी नहीं बना सकते।
हमें आप मेरी अपील है पाकिस्तान के वो सारे जवान लड़कों यंग जनरेशन की कि हमें एक साल के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 4 मिनट है, 2-2 मिनट दीगर मेहमानों को भी देने। वापस आपके पास ब्रेक के बाद दोबारा से सर आपका ओपिनियन मैं लाजमी लूंगा। अब इन सवालों के जवाब भी तो लेने। अली गौर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, जिस तरह से अभी बादशाह फरमा रहे थे, फैक्ट्स कुछ और कह रहे हैं, लेकिन नंबर गेम जो है हुकूमती अरकान कुछ बताते हैं, वो मूडीज और फिच की एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज जिस तरह से बादशाह साहब ने भी बताई, अजहर सदीक साहब भी बता रहे हैं, वो कुछ डिफरेंट है। अब अगर देखा जाए तो इस बजट में वजीर आजम की जानिब से अतियात देने वाले भी वो 22 करोड़ रुपया निकाला है, उसमें से वो भी अगर अवाम के पैसों से देना है तो सर हुकूमत अपने लिए अपनी तरफ से क्या कर रही है? ये सारा कुछ अवाम पर डाला जा रहा है। नंबर्स कुछ और बताते हैं लेकिन अमली काम कुछ और होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि नंबर कुछ और हैं। असल सूरत-ए-हाल ये है कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान को बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन हमने देखना ये है कि मौजूदा हुकूमत ने किन बहरानों से पाकिस्तान को निकाला है। जो लोग श्रीलंका की मिसालें देते थे और पाकिस्तान को के खिलाफ IMF को खतूत लिखते थे कि पाकिस्तान को कर्जा ना दें, ये वही लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए और उसके बाद जाती दफ़ा उस मुआहदे को अपने हाथों के साथ सोप टाज किया, जिससे पाकिस्तान की आलमी दुनिया में सुबकी हुई। और उसके बाद उन चैलेंजेस से निकाल के पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करना, पाकिस्तान में महंगाई की शरह को कम करना, और ख़ास तौर पर आज ही आप देख लें कि जब ये बजट अनाउंस हुआ है, ये प्रोपोगंडा करने वाले किधर हैं? जब स्टॉक एक्सचेंज आपने देखा है कि आज जो है वो मैक्सिमम हाईएस्ट स्कोर के ऊपर गई है, तो ये इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, आज भी हमारे पाकिस्तान के जो अवाम है वो मतलब है कि जाहिर है कि जब तक हम IMF के इस जंगल से बाहर नहीं आएंगे तो हमारे पास चैलेंजेस हैं। 2018 में जब नवाज शरीफ साहब गए थे तो वो IMF को बाय बाय कहकर गए थे। ये IMF के पास ले जाने वाले वही लोग हैं जो कहते थे कि भाई जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम कोई अरस्तु किस्म का वजीर खजाना लगाएंगे। इन्होंने ही पाकिस्तान को दोबारा IMF के पास लेकर गए, इन्होंने ही तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए, इन्होंने ही अपने दौर के अंदर जो है कोई रिफॉर्म्स ना की, बल्कि लोगों को वो कट्टों की और मुर्गियों की और अंडों की इकोनॉमी के दरस दिया करते थे। ये इनके हालात थे जो आज पाकिस्तान की मईशत के ऊपर PTI के लोग तनकीद करते हैं। इनको जरा खुद भी देखना चाहिए। KPK में इनकी गवर्नमेंट है। जरा जवाब अजहर सदीक साहब से नहीं लेते क्योंकि अभी उन्होंने बड़े तनकीद के निस्तर बरसाए हैं। पहले चंक में हमने देखा उन्होंने कहा कि जनाब ये सारी चीजें जो है ये कहते कुछ है करते कुछ है। अजहर सदीक साहब, जिस तरह से भी अली गौर साहब बता रहे हैं कि 2018 में तो मियां साहब जो है बाय बाय कर गए थे, उसके बाद वापस लाने वाले आप हैं, तो जब आपके बजट आए 2 से 3 बजट, उसमें भी IMF का असर रसूख था, इंप्लीमेंटेशन करवाई गई, तो अब भी IMF करवा रहा है, तो फिर सर एतराज किस बात का है? अच्छा, वो बात तो सच है मगर रुसवाई की है। IMF के 5 प्रोग्राम यहाँ नवाज शरीफ साहब ने लिए हैं। अच्छा, हमने तो शुरू के 2 साल IMF का प्रोग्राम ही नहीं लिया। हमने आपके सामने, और वो फैसला गलत था। मैं खुद कहता हूँ कि फैसला गलत था। हमने कोशिश करके देखी, लेकिन हमें बांध दिया गया था कि पीछे इन्होंने जो माइन हम पे कहते हैं ना, जो पीछे इन्होंने खंदकें खोदी थी। अब अंदाजा लगाएं, पाकिस्तानी तारीख उठाकर देख लें, इन सियासी हुकूमतें कहां से कहां उठाकर ले आई। आप जरा गौर करें, आज आपके सामने अफगानिस्तान है, जरा करेंसी देखिए क्या है, अपना इंडिया के साथ कंपैरिजन करके देख लें। जो करेंसी हमें याद है मैट्रिक के दौर में हमारा 90 पैसे होते थे और उनका 1 रुपया होता था, यानी इतना। और आज मार्जिन देखे बैठकर और हमें बताते फिर रहे हैं कि क्या किया। अच्छा चले जरा 2-3 चीजें और आगे की तरफ ले चलते हैं। बिजली का आपने बड़ा जबरदस्त बताया, 7 रुपए का रिलीफ, वो कहाँ गया? मैं तो कह रहा था गोरख धंधा है सारा। आप गैस के नर्क उठाकर देखें, भैया हमने कहा लेके जाने को, आपने सीखा कब है? आपने एग्रीकल्चर पे टैक्सेस लगाकर अब जो आगे करने जा रहे हैं, आप जरा गौर कीजिएगा। जब हुकूमत छोड़ के गए थे 42,000 के करीब था कर्जा था, इस वक्त 73,000 है। 3 सालों में 30,000 अरब कर्जा जो है। खुदारा क्या करेंगे कौम के साथ? ये महंगाई शंगाई का जो ड्रामा है ना, जाके एक आम आदमी का बजट तो पूरा करके दिखाएं। गरीब आदमी रो रहा है, खुदकुशी कर, रोजाना देख रहे हैं, खुदकुशी कितनी कर रहे हैं। हम साथ देंगे इनको, भाई हमें कहते हैं आगे हमारी मईशत में क्या करें। मईशत में आपके पास अपना और इसहाक डार की कलई तो मिफ्ता इस्माइल ने खोल के रख दी है, इनके अपने लोग। और मैं अभी एक टीवी प्रोग्राम में बताने लगे, मैं नाम नहीं बता रहा उनका, जब उन्होंने कहा बजट में बात करनी है वो भाग गए।
वो कहता रहा भाई मैं बजट क्या डिफेंड करूंगा। और ये आप देखें ना अभी भी मेरे भाई यानी गौर साहब, वो हमारी हुकूमत का ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। भाई अगला ये बताओ कि ये जो तुम करके जा रहे हो, तुम जो ये मायने यानी अपना एक बेचारा वो कुल्फी वाला जो है नॉन फाइलर जो है, वो कुल्फी ले ले, कुल्फी में भी टैक्स देना पड़ेगा आपको, पता है आने वाले दिनों में। तो अगर और जितनी चीजों के ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं, असल जो आपको बढ़ाना है वो क्या बढ़ाना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे बढ़ाएंगे आप। यानी ये बता रहे हैं टैक्स रिलीफ दिया, सुने एक बात खत्म, टैक्स रिलीफ दी है, कितना दिया है, जो एक बंदा करोड़ों रुपया टैक्स सैलरी लेगा ना, उसको 16,000 रुपया महीने का टैक्स रिलीफ दिया है। जो बेचारा सर लेगा लाखों में, वो कितने हैं 400-500 रुपया, उस रिलीफ को क्या करना है। तनख्वाह तो आपने इन्फ्लेशन के मुताबिक बढ़ाई नहीं है, या तो इन्फ्लेशन के मुताबिक तनख्वाह बढ़ाते फिर तो समझ आती बात। और पेंशनर के साथ जुल्म कर दिया। पीटीवी में देखें जरा कितना पैसा जो झोंक दिया है सिर्फ चंद एंकर को देने के लिए, और वहां का जो मुलाजिम है पेंशनर रुल गया बेचारा जलील। अच्छा साहब, मुझे जरा मजबूरन एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जैसे ही वापस आऊंगा मैं यहीं से आपसे ही कंटिन्यू करूंगा। मुझे एक ब्रेक लेना है जी, अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही बजट 2025-26 को लेकर और अरशद अब्बासी साहब मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं। जरा समझते हैं बेसिक लेवल पर जिस तरह से वजीर खजाना ने अभी ये फाइलर नॉन फाइलर कैटेगरी जो है वो बराबर करने का कह दिया है, उस हवाले से भी बात करते हैं। अच्छा, डॉक्टर नदीमुल हक ने में ज्वाइन कर लिया, माहिर मैशत हैं, यही सवाल मेरा ख्याल इनसे कर लेते हैं, बेहतर तरीके से हमें जो कन्वे कर पाएं। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। अच्छा मुझे बताइएगा, ये जो फाइलर और नॉन फाइलर की कैटेगरी को जो इक्वलाइज करने की बातें हो रही हैं, जो इनके दरमियान फर्क को खत्म करने जा रहे हैं, इस इकदाम से आप समझते हैं कि नॉन फाइलर कैटेगरी को खत्म किया जा सकेगा और इसका मैशत को कोई फायदा होगा? जी बिल्कुल नहीं, ये 10 साल से बात इस पे हो रही है। हर साल कोई 0.2, 0.1, 0.3 हम फर्क बढ़ा देते हैं। मसला ये है कि नॉन फाइलर कैटेगरी होनी नहीं चाहिए। इस सिरे से ही गलत बात है नॉन फाइलर। जब किसी को नॉन फाइलर कह दें तो उसको आप लीगल बना देते हैं। आपको ये कैटेगरी खत्म करनी चाहिए। और ये जो बात है कि ब्लैक पैसा, अगर ब्लैक पैसा सिस्टम में आने दो यार, क्या बुरी बात है। ब्लैक पैसा को क्यों आप सिस्टम से बाहर रखने देते हो, बाहर आने दो। दूसरी चीज, ब्लैक पैसा है क्यों? ब्लैक पैसा गवर्नमेंट की क्या कहते हैं पॉलिसी की वजह से है। अगर बहुत ज्यादा टैक्स लगाएंगे, बहुत ज्यादा लोगों को तंग करेंगे तो लोग अवॉइड करेंगे। अगर आप जमीन की कीमत पे डीसी रेट रखेंगे तो लोग फिर ब्लैक पैसा एक्यूमुलेट करेंगे। ये चीजें छोड़ दें और एक नॉर्मल निजाम चलाएं, मार्केट बेस्ड, जिसमें हर कोई जो काम करे वो ट्रांसपेरेंट हो, तो फिर खुद ही फाइलर नॉन फाइलर खत्म हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक वास्ट एक्सपीरियंस है आपका, मुझे बताइएगा ये जो टैक्स हदफ 14,131 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है, आप समझते हैं माजी के एग्जाम्पल्स को रखते हुए जहन में ये टारगेट हुकूमत पूरा कर पाएगी? और काफी हद तक वैसे अब सख्ती कर दी गई है, इस सारे सिनेरियो में टारगेट पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? मेरा तो ख्याल है टारगेट होना ही नहीं चाहिए, गलत बात है। मेरा ख्याल है कि टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करना है, हमें टैक्सेस को कम करना है, हमें कोशिश करनी है कि आहिस्ता आहिस्ता टैक्स का निज़ाम ठीक हो और बढ़े टैक्स रेवेन्यू। अगर जितना आप सिंप्लीफाई करेंगे टैक्स पॉलिसी को, जितना आप कम करेंगे टैक्स को, उतना आपका टैक्स बढ़ेगा। दूसरी चीज ये, टैक्स बढ़ेगा अगर आपका ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर इकोनॉमी तेज हो रही है, उसमें ग्रोथ हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो टैक्स बढ़ेगा। अगर इकोनॉमी मर रही है, उसमें इन्वेस्टमेंट कोई नहीं जैसे अभी है, और ग्रोथ 2% है, तो फिर टैक्स कहाँ से इकट्ठा होगा? टैक्स तो ग्रोथ के साथ होता है। अगर आपकी आमदनी बढ़ती है तो आप टैक्स देते हैं, अगर आपकी आमदनी स्टैटिक है और आपके अखराजात बढ़ रहे हैं, फिर टैक्स क्या देना है किसी ने? तो बेचारा सर पानी से ऊंचा करने में मुश्किल में फंसा हुआ है। जी अच्छा, और एक एतराज डॉक्टर साहब ये भी किया जा रहा है कि ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए ना 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले जितने भी हैं उन पर आयद जो सरचार्ज उसमें 1% छूट दे देगी। तो आपको लगता है इस इकदाम से ये जो हमारी एक क्रीम है जो बैरून मुल्क शिफ्ट हो रही है, उसको इस इकदाम से उनको रोकने में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये ब्रेन ड्रेन में मैं 30 साल से लिख रहा हूँ और मैं खुद ब्रेन ड्रेन का शिकार हूँ। मैं 40 अपने सबसे बेस्ट ईयर्स बाहर काट के हैं। ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है? एक तो आप पैसा नहीं देते, दूसरी आप इज्जत भी नहीं देते। डॉक्टर अब्दुल सलाम को आपने जूते मार के बाहर निकाल दिया, उसको भी जलील करते हैं। कदीर खान को आपने रिकग्नाइज नहीं किया, अभी हुआ था देर में एटॉमिक बॉम्ब का, कदीर खान को आपने रिकग्नाइज नहीं किया। आपके जितने अच्छे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं उनको आप रिकग्नाइज नहीं करते।
ठीक है, आप मेरे जैसे बंदे को भी कहते हैं कि भाई तुम बाहर रहो, तुम बात ना करो इन चीजों पे। आप किसी पढ़े लिखे बंदे की इज्जत नहीं करते, सारे प्रोफेसरों को आप जलील करते हैं, सारे पढ़े लिखे बंदों को जलील करते हैं, और फिर उनको आप पैसे देने से भी रोकते हैं। आप जनाब पढ़े लिखे बंदे को बहुत कम तनख्वाह देते हैं, जो कि चेयरमैन सेनेट फॉर एग्जाम्पल 22 लाख ले रहा है, भाई वो कहाँ से पढ़ा लिखा है? तो मेरा ख्याल हमें पूरा निज़ाम बदलने की जरूरत है, हमें रिकग्नाइज करने की जरूरत है कि इल्म की कदर करें। अगर कर नहीं सकते तो फिर ये छोटी छोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका ब्रेन ड्रेन से कोई ताल्लुक। अच्छा सर, हमने देखा कि दुनिया जो है वो आईटी को मेन हब बना रही है, उनका मेन फोकस आईटी सेक्टर पे है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आईटी सेक्टर से आती है, बाहर से पैसा आपके मुल्क में आता है। लेकिन इस बजट में हमने देखा कि आईटी सेक्टर को फैसिलिटेट करने की बजाय अब तो खबरें ये भी आ रही हैं कि उन पर टैक्स लगाया जाएगा, 5% टैक्स की बातें की जा रही। इवन फ्रीलांसर्स के लिए, इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी कह दिया है कि वो भी जो कमा के लाएंगे उस पर भी टैक्स है। हालांकि 400 अरब के करीब जो है ना, वो अगर पिछला उन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड देखा तो इतना रेवेन्यू पाकिस्तान के लिए ये फ्रीलांसर, आईटी सेक्टर, इन्फ्लुएंसर्स लेके आए। देखिए जी, बिल्कुल ठीक है। ये आईटी सेक्टर पे सिर्फ ये टैक्स नहीं, आईटी सेक्टर पे और भी टैक्स है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर लेने जाएं तो उस पर पता नहीं कितने टैक्स लगे, अगर आप सेल फोन लें उस पर कितने टैक्स लगे, अगर आप टैबलेट लें उस पर कितने टैक्स लगे, अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करें उस पर टैक्स लगे। मेरा ख्याल हुकूमत कभी सोचती नहीं कि वो करना क्या चाहती है, उनका सिर्फ एक ही चीज़ है, टैक्स इकट्ठा करो। मुझे समझ नहीं आती टैक्स इकट्ठा करना कब से एक वाहिद पॉलिसी हो गई है हुकूमत की। ये गलत बात है। पॉलिसी बहुत मल्टी फैसेटेड होनी चाहिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें जो होनी चाहिए, एक होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट, दूसरी होनी चाहिए ग्रोथ। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही, तो समझे सोसाइटी मर गई। तो बाकी चीज़ें बाद की बात है। मैं तो कहता हूँ महंगाई से भी ज़्यादा जरूरी इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ है। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट ग्रोथ खत्म हो गई है, पर हुकूमत को इन चीज़ों से इंटरेस्ट नहीं है। हुकूमत को सिर्फ एक ही चीज़ से इंटरेस्ट है, टैक्स इकट्ठा करो। टैक्स किस लिए इकट्ठा करो? क्योंकि बजट तो हम बनाते ही नहीं। ठीक है, बजट तो हम बनाती है या कोई फॉरेन कंसल्ट। तो मेन फोकस गवर्नमेंट ग्रोथ पर करना चाहिए। अरशद अब्बासी साहब, लास्ट सवाल आपसे सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। क्या समझ रहे हैं कि मिनी बजट लाने की जरूरत पड़ सकती है? हमजा, इससे पहले मैं एक बात का जवाब दूंगा। आपने डॉक्टर साहब से पूछा कि आईटी सेक्टर के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। आपको पता है हमजा कि अभी यूक्रेन रशिया की वार में क्या चीज़ स्टैब्लिश हुई है? वो ये हुई है कि जितनी भी जो फ्यूचर वार हुआ करेंगी वो एक मोबाइल फ़ोन पे होगी। देखिए ना, क्या हुआ यूक्रेन रशिया की वार में? टैंक्स एलिमिनेट हो गए, गन्स एलिमिनेट हो गई, ड्रोन्स आ गए, मोबाइल फ़ोन्स आ गए। फ्यूचर में जितने भी जो वारफेयर जितने भी होंगे, इसमें कोई किसी का रोल नहीं रहेगा एक्सेप्ट वन एंड वन पॉइंट, आईटी, ड्रोन्स, इवन आपके एलओसी, इस पे रोबोट्स होंगे, वो लोग काम करेंगे। इसलिए अब जो हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है, आउट द वे, आउट द बक्स देख के ये बंदूक को रोकना है। आईटी देखिए, ये ब्रिलियंट माइंड होती है। मेरा बेटा ड्रोन पे काम कर रहा है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा वो कहाँ जा रहा है। बात यह है कि यहाँ पे एक रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अब कन्वेंशनल वार्स नहीं होगी, इस एंगल से भी सोचना पड़ेगा कि अब जो वार है वो मोबाइल लैपटॉप पे है। तो इसके लिए ये जो यंग लोग हैं, जिनके बड़े मोबाइल की आउट ऑफ बॉक्स जो सोच सकते हैं, करना पड़ेगा। बस साहब, वो सारे हो गया, दोबारा आपको मदद करेंगे इंशाल्लाह, और इस पर फर्दर भी बात करेंगे कि ये एक इस पर बहुत सारी जो है गुफ्तगू होना भी बाकी है, और बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो गवर्नमेंट के लिए इस वक्त इस बजट के बाद जो है वो जन्म ले चुके हैं। इस पर फर्दर भी अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। मुझे दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।